चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है केटीजी और दूसरा टॉपिक जिसका नाम है वेलोसिटीज़, राइट। तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतने पर हम लोग जो है काम करने वाले हैं, राइट। जितना पढ़ा रहा हूँ इतना आप लोग पेपर में पढ़ के चले जाएंगे तो चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव कर जाएंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखिए। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। अब कहने को तो केटीजी के अंदर दुनिया भर की बातें फिजिक्स के टीचर आपको पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री में केटीजी की जितनी रिक्वायरमेंट है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। केटीजी का मतलब है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, और इनका पहला पोस्टुलेट या मैं बोलूँ पहला पॉइंट ये हो सकता है कि जितनी भी गैसेस हैं दे कंजिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल और द एटम्स whose volumes are negligible as compared to the volume of the container। very 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 important। सर क्या सेंस है इस बात का? इस बात का ये सेंस है कि मान लीजिए इस कंटेनर का वॉल्यूम v है और इस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो है ना दैट इज v डैश। तो इन्होंने बोला v जो वॉल्यूम है ये बहुत 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 ज़्यादा है किससे? v डैश से, और इतना है कि इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। और केटीजी की जो लिमिटेशन थी उन्हीं को फिर सॉल्व किया वैन डर वाल गैस इक्वेशन ने। आगे बात समझ में? चलिए तो बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें। पहला पॉइंट क्लास के सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल इज वेरी 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 लेस एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस, राइट। दूसरा, देयर इज ए नो इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल, यानी कि यहाँ पर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। मान लीजिए इसी कंटेनर में एक दूसरा गैसियस मॉलिक्यूल है तो इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। क्या आपको लगता है कि बात सही है? बताओ, आपको नहीं लग रहा कि कोई चीज़ में बेकार का मैनिपुलेशन किया जा रहा है? अगर दो मॉलिक्यूल हैं तो ऑब्वियसली दोनों में अट्रैक्शन रिपल्शन तो होगा ही होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? लेकिन अभी के लिए मानकर चल रहे हैं कि ये दोनों पॉइंट बिल्कुल केटीजी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट, the gaseous molecule are under the state of continuous motion which is unaffected by the gravitational force। यानी कि ये हमेशा जिगजैग मोशन करते रहते हैं, इन पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता, राइट। ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है देयर इज ए ओनली क्लास इलास्टिक कोलिजन। सर इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब है? मान लीजिए एक गैस का एक पार्टिकल है, ये एक वॉल है। अब गैस का पार्टिकल की वेलोसिटी v थी वॉल से टकराने से पहले। जब ये वॉल से टकराया उसके बाद जो इसकी वेलोसिटी थी वो क्या रही बेटा जी? v ही रही। इसका मतलब मोमेंटम या मैं कहूँ वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन हमेशा क्या रहेगी बेटा? सेम ही रहेगी। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं इसको? इलास्टिक कोलिजन। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट ही मानकर आप लोग चलेंगे। पहले तीनों पॉइंट क्या है, चारों पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है। ऑल द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द कंटेनर हैव डिफरेंट स्पीड। ठीक है, ये जितने भी मॉलिक्यूल हैं कंटेनर के अंदर उनकी अपनी अलग अलग स्पीड होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो केटीजी की थियरी है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लगता है वो यही लगता है कि जो काइनेटिक एनर्जी, और उसमें भी मुझे बोलना चाहिए कि सभी मॉलिक्यूल को देखकर बोलें तो ऑब्वियसली एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कोई तुमसे पूछता है कि एक गैस पार्टिकल अगर वो केटीजी को फॉलो कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी v है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी? ना तो वो नेचर पर डिपेंड करेगी, ना ही वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पर डिपेंड करेगी, या मैं बोलूँ वो प्रेशर ऑफ द कंटेनर पे डिपेंड करेगी। वो केवल एक ही चीज़ पर डिपेंड करेगी जिसका नाम क्या होगा बेटा? तापमान। क्या मेरी बात समझ में आई सही बच्चों को? आप चाहो नोट करना तो नोट कर लीजिए, अगर अदरवाइज मुझे आगे पढ़ाने दीजिए। चलिए नेक्स्ट, एक बार देखना सर कोई बच्चा उसमें तो नहीं है। चलिए भाई नेक्स्ट, इधर आइए सभी प्लीज, बहुत ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर मैंने केटीजी के कुछ फॉर्मूलेज आप लोगों को बताएं जो आप लोगों को एज इट इज अपने दिमाग में रखने हैं फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, राइट। बहुत ध्यान से देखिए, बड़ा ही सिंपल सा ये एक डेटा आप लोगों के लिए बना के रख दिया है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूलाज जिन पर बेस्ड आप लोग केटीजी के सवाल जो है कर सकते हैं। सबसे पहला और बड़ा ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है,
मैंने बोला आप लोगों से पूछा मैंने कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए 3/2 RT। और क्योंकि आप जानते हो कि PV इक्वल टू NRT और मोल को आप क्या कर चुके हो, 1 कर चुके हो, तो बताइए क्या इस RT की जगह PV को नहीं पुट कर सकता? क्या मेरी बात समझ में आ गई? यहाँ पर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। बोलो गेम समझ में आ गया होगा यहाँ तक का? कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर। अगर यही पिक्चर मैं n मोल के लिए करूं, याद रहे मोल है मॉलिक्यूल नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया इस बार मैं क्या करूंगा, ये 1 के लिए था तो ये n के लिए था। और NRT तो पूरा पूरा क्या होता है बेटा, PV होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? अब फिर मोल कुछ भी हो मैं क्या लगा सकता हूँ, 3/2 PV। क्या लगा सकता हूँ, 3/2 PV। चलो सर मान लेते हैं जो भी आप कह रहे हैं ये सही कह रहे होंगे। आगे देखिए भाई, मैं आपसे कहता हूँ काइनेटिक एनर्जी डजंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, इट विल डिपेंड्स ओनली टेम्परेचर। तो क्या स्टेटमेंट समझ में आ रही है आप लोगों को? ये केवल और केवल किस बात पर डिपेंड करेगी, केवल और केवल टेम्परेचर पर ही डिपेंड करेगा। अगर ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा तो देखिए नेक्स्ट में क्या लिख रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। पर मॉलिक्यूल, जब मैं बोलता हूं काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल तो इसका मतलब ये हो गया जो भी फॉर्मूला आपका आया था 3/2 RT उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर से। तो यही पिक्चर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 3/2 R/Na इंटू टी। आप जानते हो यहाँ पर टेम्परेचर किस में लेते हैं हम लोग, केल्विन में। अच्छा R की वैल्यू जानते हो क्या, 8.314। क्लियर है? और अगर मैं आपसे कहूँ, क्योंकि एनर्जी की टर्म है ना मेरे भाई, एनर्जी में तो R की वैल्यू क्या होती थी, 8.314, और ये एवोगैड्रो नंबर है, दोनों को डिवाइड करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1.38 इंटू 10⁻⁻, कितनी, -23। तो ये हो गया मेरा एक कांस्टेंट जिसका नाम है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या नाम है इसका बेटा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या यहाँ तक ये पिक्चर समझ में आ गई? चौथा या पांचवा अंतिम फॉर्मूला है कि सर आपने मोल का तो बता दिया लेकिन n मॉलिक्यूल आ जाए तो जो भी आपने फॉर्मूला बनाया है KBT या KT, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, n से। हेयर n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नॉट द मोल। ये मॉलिक्यूल है ना कि, ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई होगी क्लास के सभी बच्चों को। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि केटीजी के सवालों को लगाने के लिए आपको मोल और मॉलिक्यूल का डेटा क्लियर होना चाहिए। सबसे पहली फॉर्मूला, केटीजी में कभी कोई पूछेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल या काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल आ जाए तो आप क्या लिखने वाले हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस आ जाए तो आप 1 मोल ऑफ द गैस के लिए क्या लिखोगे, 3/2 RT या 3/2 PV। n मोल आ जाए क्या लिखेंगे, 3/2 NRT या 3/2 PV। कोई आपसे पूछता है कि इन द पर मोल आ जाए, काइनेटिक एनर्जी पर मोल, तो पर मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में अगर वर्ड यूज किया हुआ है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस तो दैट इज 3/2 KBT। और n मॉलिक्यूल आ जाए तो क्या बोलोगे, 3/2 N KBT। बोलो बात समझ में आई या नहीं है? तो इन पर बेस्ड मैं बस एक ही सवाल आप लोगों को करा रहा हूँ, ये जानकर कि आप लोग चीज़ों को यहाँ पर सुधारने की तरफ मूव करेंगे। चलो देखो जरा, तो ये नोट कर लिया होगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए भाई आगे देखिए, इधर देखेंगे सभी बच्चे। देखो एक बहुत ही बेसिक सा सवाल मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, देखते हैं कितने बच्चे सवाल का आंसर बताते हैं। आराम आराम से सवाल को पढ़ेंगे, बहुत जल्दी करेंगे नहीं, बहुत जल्दी नहीं करनी बेटा, है ना। सवाल को जल्दी करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल, समझ में आ गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल ऑफ O2 इज x। समझ में आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जो तुमने फॉर्मूला पढ़ा है अभी 3/2 KB इंटू टी, और n मॉलिक्यूल के लिए क्या पड़ेगा बेटा, कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कैपिटल N दे रखा है तो सही है। इज x एट इतने केल्विन टेम्परेचर, अनदर सैंपल ऑफ O2 एट इतने डिग्री सेल्सियस हैज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2x, देन व्हाट आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ O2 इन दिस सैंपल। सवाल समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। क्या करना चाहिए बताना इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, बोलो क्या करना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, बोलो। सर सबसे पहले ना आप फॉर्मूला लिख दो। सर काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सर 3/2 KBT, सही है क्या। और ये बोला हुआ है कि सर n मोल के लिए तो सर इसमें लगा दो n,
और इसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी दे रखी है बेटा, x दे रही है। और टेम्परेचर कितना दे रखा बताओ, -2 1 2 3, -1 2 3 का मतलब कितना हो गया, चेक करके बताओ। आई थिंक 150 हो गया ना, 150 हो गया ना केल्विन में, तो बोलो हाँ या ना, 150 केल्विन हो गया। और ये वैल्यू कितनी हो जाए बेटा, 2x हो जाए, ये वैल्यू कितनी हो जाए, 2x हो जाए। और इस केस में आपसे पूछा हुआ है 3/2 और यहाँ इसको n डैश कर लेते हैं, ठीक है, n डैश इंटू के बी और मल्टीप्लाई बाई टी। यहाँ टेम्परेचर कितना दे रखा बताना, 300 केल्विन। एक बात बताओ, सीधे सीधा डिवाइड ना होगा हमसे, बताओ, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों तो नहीं कैंसिल हो सकते, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल करके यहाँ 1/2 लिख देंगे, बोलो हाँ या ना। अब इसके x से इसके x को कैंसिल कर लेते हैं, तो वैल्यू क्या आ रही है ज़रा देख के बताओ सर, ये 1/2 आएगा, बोलो। और यहाँ से डेटा कितना निकल के आएगा सर, ये आएगा n, यहाँ नीचे आ जाएगा n डैश, हाँ या ना, बस। और नीचे यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे किससे, 2 से, इसको उधर ले जाएं, अरे कट ही गया। और भी है क्या पूछा, क्या, अच्छा n डैश पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगी, n के बराबर हो जाएगी वैल्यू। तो किसके बराबर हो रही है वैल्यू, n के बराबर हो रही है। इसका मतलब हेयर n डैश इज इक्वल्स टू n। तो आपने n मॉलिक्यूल माने थे, n मॉलिक्यूल पर ही यहाँ पर ये वैल्यू बनी रहेगी इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। क्या बात समझ में आएगी आप लोगों को, बताओ। तो यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं रहना चाहिए। इस टाइप के बेसिक फार्मूला बेस्ड सवाल आते हैं जो क्लास का हर बच्चा सॉल्व कर देगा। बस ये पता होना चाहिए कि प्रेशर किस में, वॉल्यूम किस में, आर किस में, टी किस में, ये डेटा थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलो भाई, अब मैं यहाँ पर आगे मूव कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, अब काम की बात शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो जी समझो, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे भाई सभी बच्चे, बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनने की कोशिश करें। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को डेटा क्लियर रहे, आप कोशिश करें कि ठीक तरीके से बोर्ड पे देखा जाए। मेरा मतलब है यहाँ पर वेलोसिटी से। प्यारे बच्चों, वेलोसिटी आपको 3 ही प्रकार की पढ़नी है। वेलोसिटी आपको कितने टाइप की पढ़नी है, 3 टाइप की, जिनमें सबसे पहली जो वेलोसिटी है बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है, जिसका नाम है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। क्लियर है भाई। जो सबसे लास्ट की वेलोसिटी है उसका नाम है VRMS। नाम से पता लगता होगा, RMS का मतलब होता है पहले स्क्वायर करो। मान लो 2 चीज़ें हैं आपके पास, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर, इस तरीके से स्क्वायर करो। फिर कह रहा है मीन करो। मीन कैसे करोगे सर, N1 N2 N2, समझ में आ रहा है। जैसे मान लो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, डिवाइड बाय n करना पड़ेगा, जितना भी नंबर है, और फिर उसके ऊपर रूट लगा दो, क्या बन जाएगा, RMS बन जाएगा। क्या सवाल समझ में आया नहीं आया बताओ। अब ज़रा सीखने की कोशिश करिए, सीखने की कोशिश करिए। और मैं चाहूँ तो इसकी जगह यहाँ क्या लगा सकता हूँ, वेलोसिटी। RMS की जगह क्या लिख दूँ यहाँ पर, एक ये वैल्यू आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी, एवरेज। देखिए भाई, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट है ना, आजकल जो नए सवाल आ रहे हैं वो इसके फॉर्मूले बेस्ड सवाल ही आ रहे हैं। आप सीधा सीधा टू द पॉइंट कुछ चीज़ों को सीखो। देखिए आप एक काम करिए, यहाँ लगा दीजिए अंडर रूट, लगा सकते हो सर, यहाँ भी लगा दे अंडर रूट, लगा दो, यहाँ लगा दे अंडर रूट, ये भी लगा सकते हो। तीनों जगह सबसे पहले अंडर रूट लगा के अंदर लिख दो RT/m। क्या लिख दोगे यहाँ पर, RT/m। और यहाँ भी क्या लिख दोगे बच्चों, RT/m। यहाँ भी क्या लिख दोगे, RT/m। चलो सर बहुत बढ़िया, ये तो अच्छा लग रहा है देखने में, ये तो बहुत आसानी से याद हो गया कि तीनों की वेलोसिटी में अंडर रूट RT/m RT/m जो है लिख दिया जाएगा। अब बहुत ध्यान से समझेंगे सभी। यहाँ क्या मैं 2 लिख दूँ, 2 के बाद अगला नंबर क्या आता है, और 2 की पावर 3 कर दूँ तो नंबर क्या आ जाएगा। क्या बात समझ में आई या नहीं आई, अरे आ गई क्या, पक्का। और ये बीच वाला है, इसमें एक पाई से डिवाइड भी कर दो। एवरेज में हम लोग किससे डिवाइड करके चलते हैं बेटा, पाई से। किससे, पाई से। क्या ये तीनों फॉर्मूले हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर हैं, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, पक्का। तो क्या सीखे आप लोग, आप सीधा फॉर्मूला याद करेंगे, RT/m RT/m RT/m। बेटा यहाँ पर R की वैल्यू क्या होगी, कोई बच्चा बताएगा, ये कांस्टेंट है। और एनर्जी यानी कि वेलोसिटी में अगर ये आ रहा है तो इसकी वैल्यू 8.314 होगी। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेंगे। और यहाँ पर ये m जो है दैट इज मोलर मास, नॉट गिवन मास। क्या है ये, मोलर मास है। और इस मोलर मास को मुझे किस में लेना होगा, केजी में लेना होगा। किस में लेना होगा,
केजी में इसको जो है मुझे लेना होगा, राइट बेटा। अब बहुत ध्यान से देखिए, आप चाहो तो इसका रेशो वेशो खेल सकते हो, लेकिन जो काम की बात है ना उसको जरा यहाँ पर ध्यान से सुनना पड़ेगा आप लोगों को, तभी थोड़ा सा मजा आएगा अगले सवाल को करने में। सुनो, एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए, क्या पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है? बोलो। अगर मोल को 1 कर दूं तो पीवी बराबर आरटी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ या ना में जवाब दो। एक काम कर लूँ फिर मैं, क्या कर लूँ, मैं इनमें से किसी, मान लो आरएमएस की बात कर लूँ, इसी फॉर्मूले को क्या मैनिपुलेट करके ऐसा लिख दूँ, 3 आरटी की जगह क्या लिख दूंगा बेटा, पीवी बाय कैपिटल एम। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। क्या इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकता हूँ? पक्का। अब एक छोटी सी बात आपसे पूछनी है मुझे, ये दोनों फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं? अगर तुम्हें प्रेशर दिया हुआ है और टेम्परेचर नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? अगर तुम्हें प्रेशर नहीं गिवन, टेम्परेचर गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? लेकिन अगर तुम्हारे पास टेम्परेचर भी है और प्रेशर भी है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ऑलवेज, मतलब ऑलवेज लिख रहा हूँ, फिर वैन भी लिख रहा हूँ। भावना को समझ रहे हो ना? हाँ समझ जाओ, केमिस्ट्री आती है बस, है ना। अब समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? तो इसको हमेशा हम लोग क्या रखेंगे, सबसे प्रायोरिटी रखेंगे किसको बेटा, आरटी बाई एम को, यानी कि टेम्परेचर इज प्रायो ओवर द प्रेशर। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने किससे बनाया, केटीजी से बनाया, और केटीजी बताती है कि गैस केवल और केवल टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है और किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करेगी। अगर टेम्परेचर है तो इसी वाले फैक्टर को क्या देंगे, प्रायोरिटी। एक बात और बतानी है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? अभी ठंडा कहाँ है, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी यार। इसका मतलब क्या मैं इसके फॉर्मूले को ऐसे लिख दूं, P बाय डेंसिटी? अरे हाँ या ना, ऐसे भी बना सकते हैं। मजा आ गया? तो ये तीनों फॉर्मूले को हम लोग ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हैं यहाँ पर। अब जरा मैं एक फैक्टर तो आप लोग ये सीख ही गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सुनो भाई, सुनो सुनो, अगर मैं आप लोगों से कहूँ आरटी बाई एम को कैंसिल कर दें तो यहाँ पर जो फैक्टर बचेगा √2 बचेगा, और यहाँ का जो फैक्टर बचेगा वो क्या बचेगा बेटा, 8/पाई, और यहाँ का जो फैक्टर है उसको अगर मैं देखूंगा तो ये क्या बचेगा बेटा जी, √3। अरे हाँ या ना? आप लोग जानते हो कि ये तो सर है मोस्ट प्रोबेबल, ये कौन सी है बेटा जी, एवरेज, और ये कौन सी है बेटा जी, रूट मीन स्क्वायर। बोलो गेम समझ में आया? अगर तुम इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो कौन सी मैक्सिमम मिलेगी, रूट मीन स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेना, √3, √8/पाई और √2। क्या मेरी बात समझ में आई है? याद करने का तरीका क्या है, ट्रिक क्या है? ये m है, ये a है, ये r है, उल्टा पढ़ दो, सबके राम। याद हो गया? रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू एवरेज, एज कम्पेयर टू मोस्ट प्रोबेबल। गेम समझ में आया नहीं आया? कोई नॉर्मली तुमसे पूछे कि 2 वेलोसिटी दे रखी है, V1 V2 या V3, 3 दे रखी है, और आपसे पूछे कि इनमें से RMS कौन सी होगी, तो चेक करके देख लो, जो सबसे मैक्सिमम है ना वही RMS होगी। आगे बात समझ बेटा, चेक करके देख लीजिए, जो जब सबसे मैक्सिमम है वो कौन सी होगी, RMS। और किसी नालायक ने अगर यहाँ डेंसिटी को ग्राम पर ml लिखने की कोशिश की तो वो डंडे खाएगा, क्योंकि ये मास कैसा था, केजी में, तो डेंसिटी भी उसी की रिस्पेक्ट में आएगी। आगे बात समझ में? कहीं कोई डेंसिटी आपको दे रखी होगी ग्राम पर ml में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द केजी। आगे बात समझ में? बोलो भाई, केजी पर मीटर क्यूब में आप इसको कन्वर्ट करोगे तभी कैलकुलेशन सॉल्व या सवाल जो है सॉल्व होंगे। आगे बात समझ में? पक्का? यहाँ तक कोई दुख दर्द है किसी बच्चे को, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बोलो। मान लो दुनिया का सबसे बेसिक सवाल क्या होगा, दुनिया का सबसे बेसिक सवाल क्या होगा, दुनिया का सबसे बेसिक सवाल होगा, एक कंटेनर है, उस कंटेनर का टेम्परेचर 300 केल्विन है, इसके अंदर O2 नाम की एक गैस है, अब इसकी वेलोसिटी बताओ RMS। सबसे सिंपल होगा कि नहीं होगा, बताओ क्या करना चाहिए? सर ये कोई सवाल हुआ? आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर वेलोसिटी निकालनी है और RMS निकालनी है। तो सबसे सिंपल सवाल का आंसर कैसे करोगे, सर RMS होता है 3, R की वैल्यू आपने, अच्छा R में एक और ट्रिक बता दूं क्या, R बराबर 25/3। आगे बात समझ में? तो आप इसको लिखो ही मत ऐसे 8.314, सीधी कैलकुलेशन आसान करो, 25/3 मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा, 300, डिवाइड बाय कितना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 इन केजी, 16 दूनी 32, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। बोलो गेम समझ में आ गया क्या? अरे कह दो कुछ, समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को? इस प्रकार से
कुछ सवालों को हम लोग कवर करने वाले हैं, कुछ क्या बेहतरीन सवालों को कवर करने वाले हैं। बस नोट करो लाइट की स्पीड से। स्टार्ट करें क्या नेक्स्ट, बताइए स्टार्ट करें। चलो इधर आ जाओ, 2 सवाल बताओ। चलो फॉर्मूले याद हो गए, फॉर्मूले याद है कृषि बता। चलो इधर आओ, सवाल देखो, पहले सवाल देखो जल्दी से। सवाल क्या कहते हैं, सवाल आप लोगों से कह रहे हैं कि व्हाट एट व्हाट टेम्परेचर द आरएमएस ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल विल बी सेम एज द आरएमएस ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल। आगे बात समझ में। तो आपसे पूछा है आरएमएस ऑफ मीथेन, आपसे पूछा है वी ऑफ आरएमएस ऑफ मीथेन इज इक्वल टू वी ऑफ आरएमएस ऑफ हीलियम। आप बताइए क्या फॉर्मूला होता था, याद करो आरएमएस का। सर ये होता था सर 3RT/m, वो तो होता था। ये क्या होता था सर 3RT/m। अब बहुत ध्यान से देखना बिरकुशी, कितना सिंपल सा सवाल है। एक बात बताओ मुझे, यहाँ टेम्परेचर कितना कुछ कह रखा है इन्होंने, टेम्परेचर पूछा ही है ना, और दूसरे का टेम्परेचर फिर गिवन होना ज़रूरी है। दूसरे का टेम्परेचर यहाँ पर गिवन होना ज़रूरी है। मेरे हिसाब से ये टेम्परेचर होना चाहिए कितना, मीथेन का मॉलिक्यूल 16 है, 16 चौके 64, मान लेते हैं ये टेम्परेचर 100 डिग्री है। और 100 डिग्री है तो मतलब समझ रहे हो केल्विन, या इसको मान लेते हैं ये हो गया 400 केल्विन मान लेते हैं, ठीक है, एट 400 केल्विन। समझ में आ गया सवाल भाई, बोलो। तो आप लोग कैसे करोगे इस सवाल को, सर बड़ा ही सिंपल है सर, ये वाला टेम्परेचर निकालना है सर। मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है सर 16 इंटू 10⁻³ करोगे, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 4 इंटू 10⁻³ क्योंकि किसका मास है ये, हीलियम का। अच्छा R से R कैंसिल करोगे, 3T रूट वगैरह सब कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या सोचो। बचेगा सर ऐसा कि यहाँ बचेगा ऊपर क्या बचेगा बेटा T डिवाइड बाय 16, और ये बराबर है किसके बेटा 400/4। इसको कैंसिल कर दोगे तो पिक्चर कितनी आ जाएगी 100। तो टेम्परेचर कितना आ जाएगा केल्विन में, बोलो 1600 केल्विन। क्या सवाल समझ में आया या नहीं आया, बोलो हाँ या ना। क्या सवाल समझ में आया। अगला सवाल जो बच्चा करेगा वो अतिशय प्रिय बच्चा होगा। द डेंसिटी ऑफ ए गैस फिल्ड इलेक्ट्रिक लैम्प इज दिस। डेंसिटी देख रहे हो केजी में दे रखी है, बढ़िया दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर कह रहे हैं आफ्टर द लैम्प हैज स्विचड ऑन द प्रेशर इन इट इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, फाइंड द इंक्रीज इन आरएमएस। कितना सवाल अच्छा बोला है कि प्रेशर जैसे ही मैंने लैंप को ऑन किया तो प्रेशर इतना था और इतने से इतना हो गया। तो आप बताइए टेक्निकली कितना आरएमएस इंक्रीज हुआ होगा, मतलब चेंज देखना है। आप एक बात बताइए, क्या डेंसिटी की रिस्पेक्ट में कोई फॉर्मूला सर ने बताया था। अगर ये बात सही है तो क्या मैं लिख दूंगा कि आरएमएस वी आरएमएस इज इक्वल टू √3p/d। लेकिन बोला चेंज बताना है, चेंज बताना है तो सर डेंसिटी में तो चेंज हो ही नहीं सकता, कांस्टेंट प्रॉपर्टी है। चेंज किस में होगा, प्रेशर में होगा। तो इसका मतलब मुझे चेंज बताना है तो मैं डेल्टा वी आरएमएस लिख दूं, बुरा ना मानो तो बोलो। और यहाँ मैं क्या लिख दूंगा 3 लिख दूंगा, और यहाँ पी की जगह डेल्टा पी लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। और डेल्टा पी अगर मैं देखता हूँ तो ये प्रेशर और ये प्रेशर माइनस करोगे तो क्या मैं डायरेक्ट ना लिख दूँ। और डेंसिटी कितनी है जी, डेंसिटी है 0.75, बोलो हो जाएगा। या मैं कहो तो इसको ऐसा लिख दूँ, आप कहो तो अपनी इच्छा से कुछ नहीं लिख रहे। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया, कुछ तो बोलो। जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा आएगा। करें कैलकुलेशन थोड़ा, पूरी कैलकुलेशन हो गई, बाहर 2.5 आ गया, चेक करें, बहुत जल्दी बता रहा है। बताओ जरा कितना आ जाएगा, कितने से कटेगा 15, और ये आ जाएगा कितना 3, तो ये बन जाएगा कितना बेटा, ओहो 5। बस अब ये आ जाएगा 1/√1/5, और ये ऊपर आ जाएगा कितना बेटा 6। ओके तो ये आ जाएगा 10⁻³ √5। सही लिखा है मैंने, अरे कुछ तो बोलो। तो यहाँ से जो भी आंसर आएगा वो आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। नहीं पास्कल में रहने देंगे, ठीक है ना, ना कोई अंतर नहीं आता। एटीएम और पास्कल में यहाँ पर कोई अंतर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इन द फॉर्म ऑफ पास्कल ही है ये बेटा। चेंज है ना, चेंज से क्या अंतर आएगा बताओ। एटीएम में अगर चेंज करना हो, पास्कल में चेंज करना, चेंज हमेशा क्या रहता है
बराबर रहता है, चेंज हमेशा क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। बोलो हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाइए। इसमें ना एक टॉपिक और आता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, है ना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को सीख लो बहुत जल्दी से, है ना। इस पर जिस टाइप का सवाल आता है वो मैं आप लोगों को बहुत जल्दी से सिखा देता हूँ। फिर इसके बाद हम लोग नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करेंगे और चीज़ें आप लोगों के फेवर में आ जाएंगी। इधर आइए सभी, इधर आइए भाई, इधर आइए। ऐसा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या बेल शेप कर्व, या मैं बोलूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी कर्व, एक कर्व है, तो उसको आप लोगों को सीखना है। कर्व क्या कहता है? कर्व बड़ा ही सिंपल है, फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल आप इसको लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/n dN/dV। कंसर्न यही है कि ये पूरी बातें क्या रिपीट कर रही हैं आप लोगों के लिए, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। चलो सर बात समझ में आ गई। और एक्स एक्सिस पर मैं ले लेता हूँ कोई भी वेलोसिटी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि RMS ही होनी चाहिए, कोई भी और होनी चाहिए। वेलोसिटी का मतलब यहाँ पर वेलोसिटी ही है, राइट। आओ देखो, इधर देखेंगे सभी। एक बात आप लोगों को बतानी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग प्लीज़। ऐसा देखा, ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि कर्व कुछ बहुत गंदा बना रहा हूँ, कर्व कुछ ऐसा आ रहा है भाई, थोड़ा माफ़ कर दिया करो ना। ऐसे मानो ऐसा कोई एक कर्व है, इसमें इस पर मैंने एक पॉइंट डाल दिया, ये फर्स्ट है। एक सेकंड लाइन मैंने ऐसे डाल दी, और ये थर्ड मैंने ऐसे डाल दिया। इस कर्व की जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ ऐसी है कि ऐसा पाया गया कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी बहुत कम है, ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है नंबर में, फील कर पाए, जिनकी वेलोसिटी कम है ऐसे मॉलिक्यूल नंबर में ज़्यादा नहीं है, और ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है वो भी नंबर में कम ही है। नहीं समझ पाए मैंने क्या बोला भाई? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो वाई एक्सिस से ही देखेगा ना, एक्स से क्या देखेगा? वेलोसिटी। जिनकी वेलोसिटी बहुत कम है ये भी बहुत कम है, और जिनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है ये भी बहुत कम है। क्या ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये समझ में आ गया? तो मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पर काम कर रहे हैं। अब इसमें जो पहला वाला टर्म है, जो फर्स्ट जो मैंने बोला हुआ है, इसको आप लोग क्या मानकर चलें, इसको जो बीच वाला है ना, बिल्कुल बीच वाला है ना, उसको मुझे मोस्ट प्रोबेबल नहीं कहना, या मैं कहूँ मैं फिर इसको उड़ा देता हूँ, एक बार इसको मैं उड़ा देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न दूर रहे, दिमाग में किसी भी टाइप का कन्फ्यूज़न ना रहे। इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूँ, ये सेकंड कर देता हूँ, ठीक है बेटा? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है। तो इस केस में जो बिल्कुल बीच वाला है ना, ये इसका नाम होता है वेलोसिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल। मतलब जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है ना, वो ये है फर्स्ट। जो सेकंड वाली टर्म है ना, इसका नाम हो जाएगा एवरेज। और तुम लोग ये बात जानते हो राम की कहानी से कि ये क्या लास्ट वाली क्या हो जाएगी? RMS हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलो। अगर मुझे अरेंज करना हो तीनों वेलोसिटीज़ को, तो ये भी प्रूव कर रहा है कि जो राम है उसकी वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा होती है। मतलब RMS बड़ा है एज़ कम्पेयर टू एवरेज एज़ कम्पेयर टू मोस्ट प्रोबेबल। समझ में आ गया मेरे भाई? पक्का? तो डेटा समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखो, लेकिन यहाँ पर ना एक कन्फ्यूजन है बच्चे को। क्या सर? यहाँ तो चलो ये बात समझ में आती है। अगर इफ़, नो डाल कर लिख लीजिए भाई, इफ़ कर्व इज सिमेट्रिकल, अगर आपका कर्व कैसा है बेटा? सिमेट्रिकल है ना, तो उस केस में VRMS तो नो डाउट बड़ा ही होगा सबसे, लेकिन एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा जी? सेम या सिमिलर हो जाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? अगर इस कर्व की को बिल्कुल सिमेट्रिकल में बना दूँ ना, बिल्कुल सिमेट्रिकल, तो आपकी ऑब्जर्वेशन में एक पॉइंट ऐसा आएगा जो यहाँ भी बराबर है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जो यहाँ भी बराबर है। क्या मेरी बात को फील कर पा रहे हो आप लोग? तो उस केस में ये दोनों बातें क्या रह जाएंगी? बराबर हो जाएंगी, या मैं बोलूँ सिमिलर हो जाएंगी। लेकिन R यानी कि राम वाले केस में R जो है वो सबसे बड़ा ही रहेगा, RMS सबसे मैक्सिमम ही रहेगा। आगे बात समझ में? मतलब ये बस अपने दिमाग में आप लोग रख सकते हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं। आ जाओ भाई, सवाल देखो। अब सवाल पर आते हैं भाई, बहुत ध्यान से देखेंगे। मैंने ऐसा एक सवाल लिखा, मैंने बोला यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, लिखने का तरीका dN/dV, और मैं यहाँ पर dV या वेलोसिटी भी लिख सकता हूँ, ठीक है?
मैंने ऐसे ऑब्जर्व किया कि पहला कर्व ऐसे आया जिसका नाम था ए कर्व, दूसरा कर्व ऐसे आया जिसका नाम था, ज़्यादा ऊंचा तो नहीं बना दिया, बी कर्व। आपसे पूछा सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट या करेक्ट वन, ठीक है ना। ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। पहला, टेम्परेचर ऑफ ए इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ बी। दूसरा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी। तीसरा, टेम्परेचर ऑफ ए इज लेसर देन टेम्परेचर ऑफ बी। चौथा, मास ऑफ ए इज लेसर देन मास ऑफ बी। पांचवा, मास ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ बी, यहाँ मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात हो रही है। और टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी। सवाल समझ में आया नहीं आई? बोलो भाई। ग्राफ को देखकर ये कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे, तो देखिए सर एक बारी में सवाल का आंसर आपको सिखा रहे हैं। जब भी ऐसा ग्राफ आ जाए प्यारे बच्चों, जब भी ऐसा ग्राफ आ जाए, आप बस इसके ऊपर वाली पीक से ऐसे वेलोसिटी चेक करा करो। यहाँ हो जाएगी v ऑफ एम पी, ये क्या हो जाएगा v ऑफ एम पी। अब दोनों के एम पी में देखो, ये तो ए का एम पी था, ये तो बी का एम पी है। आप ये देखिए किसका एम पी ज़्यादा बड़ा, तो किसका बेटा, बी का। और वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल निकालने का सुंदर सा तरीका क्या था, आर टी बाय एम। इस ऑब्जर्वेशन से क्या सीख पाए, जिसका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा। सीख गए? सीख गए या नहीं सीख गए? इसका मतलब इसमें ए का मोस्ट प्रोबेबल कम है एज कम्पेयर टू बी। इसका मतलब बी का टेम्परेचर ज़्यादा और मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कम। तो बी का मॉलिक्यूलर मास तो इसमें कम है और बी का टेम्परेचर ज़्यादा इसमें कम है, ना तो बराबर हो सकते। बोलो गेम समझ में आया नहीं आया? अरे समझ में आ गया, पता लग गया कैसे ये मल्टीपल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है बेटा? समझ में आ गया? क्योंकि वहाँ पर पता लगा कि वेलोसिटी देख लो सबसे पहले किसकी ज़्यादा है, फिर देखो किसका टेम्परेचर ज़्यादा है। जो पूछा जाए उसके अनुसार जो है आप आंसर कर सकते हो। मैं एक सवाल और दूँ, कर पाओगे? बताओ, एक सवाल और दूँ अगर आप लोग कर पाओ तो। चलो एक सवाल और देते हैं, आप कहोगे फिर बाद में इसको सिखा देंगे। देखो भैया कितना बेसिक सा सवाल सर दे रहे हैं भाई, वहाँ बेसिक सा सवाल, क्लास का हर बच्चा इस सवाल को कर सकता है। बहुत ध्यान से देखिए, ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है। ये है भैया ए, ये है भैया बी, ये है भाई सी, ये है भाई डी। ठीक है भाई, इनमें बताना है अरेंज कर दो इन द ऑर्डर ऑफ देयर टेम्परेचर। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ, लो मॉलिक्यूलर मास के ऑर्डर में अरेंज कर दो, एंड टेम्परेचर, मतलब भावना को समझ जाओ। चलो बताओ 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 बताओ, बोलो जी। सर एक बात बताएं, जो आप गलती करोगे पता है क्या है, आप ए पढ़ लोगे, बी पढ़ लोगे, सी पढ़ लोगे, डी पढ़ने की कोशिश करी तो पिक्चर हो गई गलत। क्यों? सर एक बात बताओ, सर यहाँ ये मैक्सिमम मॉलिक्यूल है ना सर, हाँ है ना सर, यहाँ ये इससे कम मॉलिक्यूल है, माना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम है लेकिन ज़्यादा भी तो है भैया, वेलोसिटी भी तो ज़्यादा है। नहीं आई बात समझ में? नहीं बात समझ में? और किसी केस में इस मैक्सिमम से ज़्यादा पीक हुई तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है बेटा जी, सेम, बिकॉज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर सेम। अरे गेम समझ में आया नहीं आया? भैया मैं किसी भी ग्राफ में ऐसे बनाऊं, दूसरे ग्राफ में मैं ऐसे नहीं बना सकता। उसका रीजन है क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है जी, सेम है। नहीं बात समझ में? अगर मैंने ये वाली चीज इतनी लिखी है तो दूसरे वाले ग्राफ में ये वाली चीज इतनी ऑटोमेटिकली हो जाएगी अगर ये पीक इससे छोटी होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी पीक और पीक भी बढ़ी और ये भी बढ़ जाए। बोलो गेम समझ में आए? अरे कुछ तो बोलो, पक्की बात। तो इसका मतलब ये वाली बात आप लोग अपने माथे में नहीं रखोगे, जो पहली पीक आ गई उससे नीचे की सारी पीक रहेंगी। इसका मतलब डी का कोई लेना देना नहीं।
मॉलिकुलर मास पूछा है, आप लोग ये बात जानते हो, VMP किसका, A का, VMP किसका, B का, VMP किसका, C का। और जब मैं MP की बात कर ही रहा हूँ तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जिसका VMP का फॉर्मूला क्या होता है, √2RT/m। बोलो हो जाएगा। मतलब तुम्हारा और तुम्हारा आपस में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली। और इनवर्सली रिलेशन है तो मतलब जिसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ज़्यादा, उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कम होगा। बोलो गेम समझ में आता है क्या, बोलो भाई। ये बातें क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है। ऐसा कोई सवाल आएगा निपटा लोगे। अब इसमें मान लो कोई बेसिक से सवाल पूछ ले, आपको दे दे एक वेलोसिटी दे रखी है x मीटर 10 मीटर पर सेकंड, दूसरी दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड, तीसरी दे रखी है 30 मीटर पर सेकंड, और मैच द फॉलोइंग। RMS कौन सा है, एवरेज कौन सा है, रूट मीन कौन सा, निकाल लोगे पक्का, कोई घबराएगा तो नहीं। मान लो एवरेज वेलोसिटी, या मैं बोलूँ एवरेज का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी का कोई सवाल आ गया और बोल दिया n मोल है या n नंबर है और x वेलोसिटी, y वेलोसिटी, z वेलोसिटी, ऐसा कुछ करके। तो n1 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी v1 प्लस n2 मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी v2 प्लस n3 मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 1 2 3। आगे बात समझ में बन गया ना एवरेज। इस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, लेकिन मुझे लगता है इतना मैथमेटिक्स पूछेंगे, थोड़ी सी तो केमिस्ट्री की लज्जा रखेंगे नहीं। अब पूछ रहे हैं तो भाई फिर कोई बात नहीं, वो तो महा बेसिक है। आगे भी आप मीन मोड मीडियन वो सब सारी चीज़ें जो है सीखने ही वाले हैं। बहुत जल्दी से इसको नोट करो भाई।